हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज विथ यस राय में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान क्लास 10 यूरोप का राष्ट्रवाद। यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है मित्रों। आपको एक बात बता दें, यूरोप का राष्ट्रवाद जानने से पूर्व हमें से इसका कारण जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें मित्रों। सामाजिक विज्ञान को हम लोग 6 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और 6 वीडियो पढ़ने के बाद आपके 70 में 70 क्वेश्चन बनेंगे। याद रखिएगा, 70 में 70 क्वेश्चन बनेंगे पूरे के पूरे, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल कहानी की तरह। तो आइए बिना लेट किए ही हम लोग वीडियो को स्टार्ट करें और अच्छे से जानें। तो यूरोप का राष्ट्रवाद क्या है? तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में समझेंगे। तो ध्यान से समझिएगा। आप सभी को पता है, पहले हमारे ही देश में क्या नहीं था? संविधान नहीं था। हम पे लोग तानाशाही करते थे, शासन करते थे, हम लोगों का शोषण करते थे। तो यही कहानी हर राष्ट्र की है मित्रों। तो यूरोप के राष्ट्रवाद में भी, यूरोप की जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसका भी मुख्य कारण यही था। आगे बात करें, क्या होता है राष्ट्रवाद? तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, क्या होता है राष्ट्रवाद? तो राष्ट्रवाद का मतलब बड़े ही सरल शब्दों में मैंने लिखा है मित्रों, समझिएगा। विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था। राजतंत्र का मतलब आप इतना समझेंगे, इसका जो शासक होता था वो राजा होता था, और राजा के ही बनाए गए वसूल और नियम होते थे, जिन्हें जनता द्वारा पालन करवाया जाता था। उस समय में कई ऐसी तकनीकी परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज में अभूतपूर्व बदलाव आए। समाज में आए इन परिवर्तनों ने लोगों में साम्राज्यवाद की भावना को जन्म दिया, जिसे यूरोप का राष्ट्रवाद कहा गया। यानी कि जब कोई परिवर्तन होगा, परिवर्तन के फलस्वरूप जो परिणाम निकलेगा, यानी कि जब राजा के शासन को हम लोग इग्नोर करके जनता की शक्ति से बनाए गए संगठन के नियमों अनुसार अपने जीवन का पालन या देश हित की भावनाओं को जागृत करेंगे, तो ऐसी भावनाओं को राष्ट्रवाद कहा जाता है मित्रों। तो इस राष्ट्रवाद का सबसे पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु मिला वो था फ्रांस की क्रांति। बिना क्रांति के मित्रों कहीं पर परिवर्तन नहीं हुए हैं। तो राष्ट्र भावना को जन्म देने के लिए सबसे पहली जो क्रांति हुई थी वो हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, इसे भी हम लोग जाने, या किसी भी देश के राष्ट्रवाद के लिए सबसे बड़ी क्रांति का जो मुख्य पृष्ठभूमि निभाया था वो था फ्रांस की क्रांति मित्रों। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के बारे में बात करें तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस से हुई। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस से हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस की राजनीति और संविधान में कई बदलाव किए, जिसके कारण सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजतंत्र से प्रजातांत्रिक संस्था में हुआ। यानी कि क्रांतियों के फलस्वरूप राजनीति और संविधान में कई परिवर्तन किए गए, जिसके कारण सन 1789 में सत्ता का स्थानांतरण राजा के हाथ से जनता के हाथों में जाता है। इस नई संस्था का संगठन नागरिकों द्वारा हुआ था। इस संस्था का जो संगठन है साथियों, वह नागरिकों द्वारा हुआ था। उस नई शुरुआत से ऐसा माना जाने लगा कि फ्रांस के लोग अपने भविष्य का निर्धारण स्वयं करेंगे। यानी कि इस क्रांति के बाद यह समझ में आ गया कि फ्रांस के लोग अब अपना भविष्य का निर्धारण स्वयं करना चाहते हैं। यानी कि जब पावर जनता में आएगी तो जनता क्या करेगी, अपने अनुसार एक ऐसा संगठन बनाएगी जो सभी जनता के लिए एक समान हो। जैसे हमारा संविधान है, संविधान की संपूर्ण शक्ति किसके अंदर निहित है? भारतीय पब्लिक के अंदर है, भारतीय जनता के अंतर निहित है। अर्थात अब राष्ट्र की भावना की जो रचना हुई वह किस प्रकार हुई, लोगों ने अपने भविष्य का निर्धारण किस प्रकार किया, क्रांतिकारियों का क्या रोल रहा, आइए उसे जानते हैं। तो राष्ट्र की भावना की रचना, क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान भावना स्थापित करने के लिए कई कदम उठाए।
यानी कि क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान बनाने के लिए, एक नई राष्ट्र की भावना उत्प्रेरित करने के लिए एक ऐसे कदम उठाए जिन्हें हम निम्नलिखित मतलब कारणों से जानेंगे। सबसे पहला कारण था मित्रों, एक पितृभूमि, एक यानी पिता की संपत्ति, एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिससे लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त थे। यानी कि क्रांतिकारियों ने एक पितृभूमि और उसके नागरिकों की भावना का प्रचार, जिससे एक ऐसे समाज की अवधारणा को बल मिले जिससे लोगों को संविधान से समान अधिकार प्राप्त हो सके। आगे इसी प्रकार अन्य कदम उठाए गए मित्रों। दूसरा जो था, राजसीय प्रतीक को हटाकर, यानी कि राजा की पहचान को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो वहाँ का झंडा था, राजसी प्रतीक था, उसे हटाकर फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया। जैसे हम लोगों का तिरंगा है, संपूर्ण राष्ट्र का एक झंडा तिरंगा, ठीक उसी प्रकार राजसी प्रतीक को हटाकर एक नए फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया। तीसरी बात क्या थी, स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया। यानी अब चुनाव हो रहे हैं मित्रों, और उस चुनाव में भाग लेने वाले कौन हैं? वहां के नागरिक हैं। स्टेट जनरल को सक्रिय नागरिकों द्वारा चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली कर दिया गया। चौथी बात क्या थी? राष्ट्र के नाम पर स्तुति गीत बनाए गए। यानी जैसे हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय हे, उसी प्रकार यूरोप के फ्रांस में राष्ट्र के नाम पर स्तुति गीत बनाए गए और शपथ लिए गए। यानी कि जो चुन के गए, जो स्टेट जनरल चुन के गए, उन्होंने शपथ लिए और ये कहाँ से चुन के गए? जनता के द्वारा चुने गए। पांचवा, शहीदों को नमन किया गया। यानी कि इस क्रांति में जो शहीद हुए, उन शहीदों को नमन किया गया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे लोगों को नमन किया गया फ्रांस की जनता द्वारा। जो अगला कदम उठा वह एक था कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई जिससे सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम बनाए गए। यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान नियम की स्थापना की गई ताकि लोगों में मतभेद ना हो सके। अगली कदम जो उठा वहाँ फ्रांस के भूभाग से प्रचलित कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। क्या किया गया? कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया गया। भार और मापन की एक नई पद्धति अपनाई गई ताकि किसी में कोई भेदभाव ना हो सके और सही मापन प्रणाली का इस्तेमाल किया जा सके। तो सही मापन प्रणाली के लिए भार और मापन की एक नई पद्धति अपनाई गई। अगली बात जो थी, क्षेत्रीय भाषाओं को हटाकर फ्रेंच भाषा को राष्ट्र की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया, क्योंकि राष्ट्र की एकता के लिए भाषाओं का एक होना बहुत आवश्यक था। इसलिए वहाँ के लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं को हटाकर फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा की आम भाषा के रूप में बढ़ावा दिया। आगे जो था, उन्होंने यह निश्चय किया, क्रांतिकारियों ने यह तय किया और यह घोषणा भी किया कि यूरोप के अन्य भागों से तानाशाही समाप्त करना है और वहाँ राष्ट्र की स्थापना करना है। और फ्रांस के लोगों का यह क्या होगा? मिशन होगा। तो आई होप कि आपको फ्रांस की क्रांति अच्छे से समझ में आ गई। आगे हम लोग जानेंगे इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण को समझेंगे, क्या कारण था इटली का एकीकरण, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद तो मैंने बताया, साम्राज्यवाद में भी आप समझ ही गए होंगे कि साम्राज्यवाद का मतलब एक साम्राज्य होता है और उस साम्राज्य का जो शासक होता है एक राजा होता है और वही राजा वहाँ के नियम या कानून बनाता है और राजा का अधिकार जो होता है वह पैतृक होता है। यानी कि आज वह राजा है, इसके बाद वह उसका पुत्र उसका शासक होगा। लेकिन यहाँ पर यह व्यवस्था को हटाया गया और राष्ट्रवाद के लिए सारी पावर जनता को दिया गया। यानी जनता जिसको पसंद करेगी, जो लोकप्रिय नेता होगा, जो जनता का सच्चा हितैषी होगा, वही ही शासन करेगा। इसे ही कहा जाता है राष्ट्रवाद। यानी राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद को अलग करके सबसे पहला कदम यह जो उठाया वो फ्रांस की क्रांति से उठी और फ्रांस का जो क्रांति था वह अति महत्वपूर्ण था राष्ट्रवाद के लिए। तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे मित्रों इटली का एकीकरण।
वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।